बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गिरफ्तार सरायकेला के जेई के खिलाफ अब ईडी भी जांच करेगी। जी हां, रिश्वत मामले में 2019 के नवंबर महीने में जेई की गिरफ्तारी हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग सरायकेला के जेई सुरेश प्रसाद वर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला चलेगा। ईडी ने जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा और उनके किराएदार पर केस दर्ज किया है। जेई सुरेश प्रसाद वर्मा को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने बीते वर्ष नवंबर महीने में 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, लेकिन एसीबी ने जब जेई के आवास की तलाशी ली तो वहां से 2,45,44,000 रुपए नकदी, करीब 63 लाख रुपए के संपत्ति के कागजात और जेवरात मिले थे। आईईडी कॉलोनी निवासी विकास कुमार शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई हुई थी। अब ईडी इस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। एसीबी की टीम ने जांच के दौरान 2,64,00,000 रुपए बरामद किए थे, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये रकम 4 से 5 गुना अधिक रही होगी। तो अब ऐसे में एसीबी भी सवालों के घेरे में है। हालांकि इस मामले की जांच अब ईडी करेगी। सरायकेला के गिरफ्तार जेई के खिलाफ अब ईडी भी छानबीन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी कार्रवाई, रिश्वत मामले में 2019 के नवंबर महीने में गिरफ्तारी हुई थी जेई की। आय से अधिक संपत्ति बरामद किया गया था, लेकिन बड़ी बात ये कि परिजनों का दावा है कि जितनी रकम की बरामदगी दिखाई गई है उससे 4 से 5 गुना अधिक रकम बरामद की गई थी। इतना ही नहीं, जेई के जिस कमरे से पैसा बरामद किया गया वो कमरा भी किराए पर दिया गया था। तो इस मामले में और क्या ताजा जानकारी मिल रही है, जानेंगे अपने सहयोगी से। सीधे रुख करेंगे जमशेदपुर का। अनि, जो जानकारी सामने आ रही है काफी चौंकाने वाली है। एक तो परिजनों का एसीबी पर आरोप कि जितनी रकम की जब्ती दिखाई गई थी उससे 4 से 5 गुना अधिक रकम बरामद की गई, और अब इस मामले में ईडी की एंट्री काफी कुछ सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल दीपक, देखिए, अगर किसी भी मामले की ईमानदारी से जांच की जाए तो ऐसा ही होता है। अगर आपने एसीबी से किसी को पकड़ा घूस लेते हुए, अगर उसके बयान के आधार पर फिर घर से इतने लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, उसके बाद जाहिर है ये आयकर विभाग का मामला बनेगा, ईडी का मामला बनेगा। तो ईडी ने अपनी वो वही कार्रवाई की है जो एक्चुअली इन मामलों में होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होगा तो ये पता लगाने की कोशिश होगी कि किन स्रोतों से ये पैसा आया है। देखिए, यहाँ पे कड़ियों को इस तरह से जोड़िए कि जो आरोपी इंजीनियर हैं सुरेश वर्मा, वो न्यूज़ 11 पर भी आए थे अपने परिजनों के साथ, और उनका कहना था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उनके किराएदार के घर से मिले रुपयों को उनका बताया जा रहा है, लेकिन जो अलमारी थी वो उनकी थी, और जो किराएदार है वो कोई और नहीं, स्वर्णरेखा विभाग के इंजीनियर रह चुके वीरेंद्र राम के ही रिश्तेदार थे। और ये अभी ग्रामीण विकास विभाग में है, ये भी स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में थे। और इलेक्शन के एंड पहले आपको याद होगा ये सारी चीजें हुई थी, तो उस वक्त एक बहुत बड़े नेता का नाम आया था कि उस नेता को फायदा पहुंचाने के लिए ये पैसे रखे गए थे। और जिस विभाग के व्यक्ति के घर पे छापेमारी हो रही है या जिन लोगों का नाम आ रहा है, उनसे जुड़े मंत्री कौन थे ये आप सोच लीजिए। तो ये सारी चीजें इस तरह से जुड़ी है कि अब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो अब कार्रवाई भी तेज हो गई है। हो सकता है कि ये मामला दब जाता, लेकिन अच्छा है कि अब इस पर मामला आगे बढ़ा, और इसमें आयकर विभाग को भी सूचना दी गई, और आयकर विभाग को भी ईडी और इनकी तरफ से, एसीबी की तरफ से तमाम जानकारियां मुहैया करा दी गई है। तो अब आने वाले दिनों में दीपक आप देखेंगे आयकर विभाग भी अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। कैसे, कहां से इतने पैसे आए, उसका हिसाब कैसे होगा, आयकर विभाग का क्या मामला बनता है, ये तमाम चीजें जो शिकंजा कसेंगी। और इसी बीच में जो वो परिवार है वो अपने लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ रहा है, और उसको लगता है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो जांच का विषय है कि वास्तव में अगर किराएदार के घर से मिला तो उनके घर से भी 63 लाख मिले थे, उनका क्या हिसाब था, और इनका जो आरोप है कि और ज्यादा पैसे बरामद हुए थे, तो वो भी जांच का विषय है। और अब देखना होगा दीपक कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। बिल्कुल, अब ईडी जब इस मामले की जांच पड़ताल करेगी तो जो आरोप एसीबी पर परिजनों ने लगाए हैं उनकी भी जांच पड़ताल होगी।
बिल्कुल, अगर इसको ईमानदारी से जांच हो तो ऐसी ही होनी चाहिए, सभी पक्षों को देखना चाहिए कि क्या है। बिल्कुल ये हो सकता है दीपक कि अगर हम किसी को किराए पे घर दें तो उसके कमरे में क्या कुछ है हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए बहाने से वहाँ रख दिया। और ये भी हो सकता है कि ये संयोग हो कि एक ही जगह काम करते हैं 2 इंजीनियर और उनके पैसे ऐसे रखे हुए हों। क्या ये संयोग है या फिर उस बड़े नेता को फायदा पहुंचाने के लिए सारा कुछ हुआ और पीछे से मदद भी की जाती होगी उस नेता की तरफ से जिसके पैसे होंगे। लेकिन अब चूंकि मैं कह रही हूँ ना कि अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गया है, चीजें बदल गई हैं, तो अब शायद फ्री होकर काम कर रही हैं तमाम एजेंसियां, तो सच्चाई की तह तक जरूर पहुंचेंगे अगर ईमानदारी से इसकी जांच हो। दीपक, बिल्कुल, हम तो सिर्फ संभावनाओं पर बात कर सकते हैं और जो संभावना बनती दिख रही है कि इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजनीतिक साठगांठ भी है और इस वजह से इस मामले में कहीं राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए तो ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई जिसे कहते हैं वो तो नहीं हो रहा है। यानी हो सकता है दीपक, और ये होता है लोकतंत्र में। हम आप जब छोटे थे, हम जब नागरिक शास्त्र पढ़ते थे, तब से हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पंचायती राज हमारे देश में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, किस तरह से जो विधायक हैं, किस तरह से एमएलए हैं, किस तरह से नेता जो हैं उनके चुनावों में खर्च करते हैं लोग। तो कौन है वो लोग जो खर्च करते हैं? इसी तरह के लोग होते हैं जो खर्च करते हैं, जो घूस के माध्यम से, अन्य माध्यमों से करोड़ों कमाते हैं, फिर वो चुनाव में लगाते हैं। तो बस इन सब की बेस तो राजनीति ही है दीपक। तो कहीं ना कहीं ये बात उस वक्त आई थी, चूंकि कोई सामने में नहीं कहता है, लेकिन उस वक्त एक बड़े नेता का नाम आया था, चुनाव का समय था, चुनाव के पहले ये बरामदगी हुई थी। तो ये पूरा इलाका किसका है, यहाँ से कौन लोग मंत्री रह चुके हैं, किस पार्टी के थे, ये सारी चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको जो कड़ियां हैं वो समझ में आ जाएंगी। और अब जो है सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो अब पूरी संभावना है कि इस मामले की अच्छी से जांच की जाएगी। देखते हैं क्या होता है, नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।